इस प्रॉब्लम में हम थोड़ा से कंसेप्ट्स डिस्कस करेंगे और स्पेशली हाउ टू डील विद अजीब से क्वेश्चन जो दिखे एकदम से ना, झटका टाइप क्वेश्चन। इसका नाम मतलब जिसको देख के लगे कि अरे यार ये कैसा क्वेश्चन दे दिया। तो कई क्वेश्चन जो बहुत अजीब दिखते हैं, अजीब मतलब थोड़े से आपको स्ट्रेंज लगेंगे, अनकन्वेंशनल प्रॉब्लम्स की बात कर रहा हूँ। पाथफाइंडर का मैंने एग्जांपल लिया है। क्वेश्चन सॉल्व करने से ज़्यादा इसमें मैं कुछ कंसेप्ट्स बताऊंगा जो कि बाकी किसी क्वेश्चन में आपके ज़रूर काम आएंगे। एडवांस में तो उस टाइप के क्वेश्चन पास्ट में आए हुए हैं उस कंसेप्ट पे। ये है क्वेश्चन नंबर 44, पेज 15.13। तो इस क्वेश्चन में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ और मैं रिपीट कर रहा हूँ। कुछ कंसेप्ट्स हैं जो इस क्वेश्चन के थ्रू मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। मैंने एक दो लेक्चर में भी कोशिश की थी, पहले वो कर नहीं पाया। इसमें एक लूप दिया हुआ है हमें, और लूप जो है वो साइनोसॉइडल कर्व की शेप में है। आप किसी तार को सपोज हमने बना लिया और उस तार को इस लूप में बना के मैंने मैग्नेटिक फील्ड में एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाना शुरू कर दिया है। अब जब मैं इसे कांस्टेंट वेलोसिटी से इसके अंदर ले जा रहा हूँ, वेलोसिटी कांस्टेंट है, और इस लूप में हमने ये किया है कि इसके दो एंड पॉइंट्स जो है, ये लूप है, ये मैं ऐसे करके, ये लूप आप देख लीजिए, ये लूप है, ऐसे है, ऐसे एक एंड ये है, सपोज़ ये एंड 1 है, ये एंड 2 है, दोनों एंड को जोड़ा हुआ है, और लूप का रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस R और L दिया हुआ है। मैंने यहाँ अलग से दिखा दिया, पाथफाइंडर में ऐसे नहीं दिखाया है। ऐसे देख के आपको थोड़ा और आसान हो जाएगा। कई बार डायग्राम को आप इम्प्रोवाइज़ कर लें तो आपका थॉट प्रोसेस ट्रिगर हो जाता है। बेसिकली एडवांस क्वेश्चंस में, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में ऐसा ही है कि आपका थॉट प्रोसेस वो ट्रिगर होना चाहिए, मतलब आपका वो कंसेप्ट निकल के आ जाए कहीं से। ऐसे अब आप इसको देखिए, ये ऐसे अंदर जा रहा है, और इसमें ये भी दिया है कि दो ये जो पॉइंट्स हैं ये वाले, मतलब एक पूरा जो कंप्लीट ये साइनोसॉइडल लूप पूरा करने के लिए, एक जो होता है आधे में पूरा नहीं होता, दो में पूरा होता है, ठीक है। इनको पूरा करने के लिए जो टाइम लेता है वो है t। बेसिकली हमें दे दिया, अगर ये कोई साइनोसॉइडल वेव होता है, इसका टाइम पीरियड t है। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आप एक तो, क्योंकि ये ईएमएफ का क्वेश्चन है और इसको इस तरह से बना दिया है कि ईएमएफ देख के अजीब सा लग रहा है, यार ये कैसा ईएमएफ होगा, तो इस टाइप से लग रहा है। बेसिकली ईएमएफ का क्वेश्चन है। तो पहले तो मैं वो दो कंसेप्ट बता देता हूँ जो ईएमएफ के क्वेश्चन करने के लिए आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ जब निकालना होता है, दो अप्रोचेज़ हैं, और डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है, उसमें कौन सा अप्रोच बेस्ट सूटेड है। इस क्वेश्चन में मैं दोनों अप्रोचेस से करके आपको दिखाऊंगा और मैं वो अप्रोच बता देता हूँ क्या है। आपको एक बेसिक चीज़ याद रखनी है, वो ये है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी अगर तार है, कोई भी शेप है ना, हमें क्या करना होता है, उसके एंड पॉइंट्स देखने हैं जो एंड पॉइंट हमारे लिए रेलेवेंट है। सपोज़ मैं इस टाइप का एक ऐसा केस लेता हूँ, कोई तार ऐसे था, ऐसे था, ऐसे का, ऐसे अंदर मैं इस तार को ऐसे पुश कर रहा हूँ और ये तार की शेप है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये तार मैंने ऐसे इंसर्ट करना शुरू किया, तो सपोज़ मैं तार को जो है, या और भी कॉम्प्लिकेटेड शेप ले लेता हूँ, तार जो है ऐसे करके था और ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैं इसे पुश कर रहा हूँ अब, और तार के मैंने ये दो पॉइंट भी जोड़े हुए हैं, सपोज़ ऐसे कर लेते हैं। तो क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में, अब अगर लूप बन गया है, लूप जब भी बन गया है तो ईएमएफ दो तरह से निकाल सकते हैं। पहले मैं इजी वाला मेथड बताता हूँ जो कि कम यूज़ करते हैं लोग, लेकिन उससे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होते हैं। जैसे याद कीजिए, इस बार एक आया ना क्वेश्चन ऐसा, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड का रीजन ऐसे दिया, एडवांस में आया, और ये ऊपर से एक लूप ऐसे इन्वर्टेड ट्रायंगल की शेप में ऐसे इंसर्ट हो रहा है। तो इसको जो मेथड मैं बता रहा हूँ उससे करेंगे तो बहुत फास्ट हो जाएगा, लेकिन जो दूसरा मेथड है वो भी मैं बताऊँगा, उससे करेंगे तो लेंदी हो जाएगा। इसका भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है जो फास्ट मेथड से कैसे हो जाता है। इनमें बेस्ट चीज़ है, आपको जो ध्यान रखना है, आप सिर्फ एंड पॉइंट देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हैं। ये दो एंड पॉइंट देख लीजिए आप, हमारे लिए ये रिलेवेंट है। इन दो एंड पॉइंट को आप जोड़ लीजिए,
एंड पॉइंट देखने हमेशा। ये कुछ भी हो इसको छोड़ो, इससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ तंग करने के लिए है। ये तब है जब आप डिफ़िकल्ट वाला मेथड जो बता रहा हूँ वो यूज़ करोगे तब ये रेलेवेंट है, अदरवाइज़ ये रेलेवेंट ही नहीं है। आप एंड पॉइंट को जोड़ लीजिए और फिर देखिए वेलोसिटीज़ की मूव कैसे थी। सपोज़ मैं इसे और मुश्किल करने के लिए मैंने दे दिया ये ऐसे जा रहा था इस वेलोसिटी से। अब आपको क्या करना है, ये एंड पॉइंट का आप सिर्फ डिस्टेंस निकाल लीजिए d, और वेलोसिटी का कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर ले लीजिए, या वेलोसिटी के परपेंडिकुलर इसका डिस्टेंस का प्रोजेक्शन ले लीजिए। दोनों में से कुछ भी ले लीजिए। बेसिकली एंड पॉइंट का डिस्टेंस और उसके परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है मूवमेंट का। सपोज़ ये ऐसे मूव कर रहा होता, ये मूव कर रहा है, आपने सिर्फ एंड पॉइंट देखने हैं। अब ये ऐसे मूव कर रहा है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर बेटर होता है देखना। वेलोसिटी का भी कंपोनेंट ले सकते हैं, रिजल्ट सेम आएगा। बेटर होगा वेलोसिटी को आप फिक्स रखिए और एंड पॉइंट वाला जो लाइन आया उसका प्रोजेक्शन आप इसके परपेंडिकुलर ले लीजिए। ये हमारे लिए अब ये लेंथ रेलेवेंट है एल डैश। सपोज़ ये एल था एंड पॉइंट में, हमारे लिए एल डैश रेलेवेंट है। सो सीधा हो जाएगा क्योंकि सब परपेंडिकुलर हो गए अब एक दूसरे के, एल डॉट वी क्रॉस बी है। सो ये हो जाएगा एल डैश वी इंटू बी, इसका ईएमएफ हो जाएगा। कोई भी शेप हो, एक एडवांस में पहले कैसे आया हुआ है ऐसे ऐसे करके दिया हुआ है। सपोज़ अब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये है, सो ये वाली शेप अंदर जा रही है, तो हमें क्या देखना है, जो पार्ट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है वो एंड पॉइंट आप देख लीजिए। ये दो एंड पॉइंट है, इनको ज्वाइन कर लीजिए। सपोज़ ये ऐसे जा रहा था, प्रोजेक्शन ये लीजिए। ईएमएफ देने के लिए सिर्फ ये पार्ट काम आएगा, इस लेंथ से आपको कोई मतलब नहीं है। दूसरा जो लोग यूज़ करते हैं मेथड वो भी ठीक है, लेकिन उससे कई बार जैसे इस बार वाला जो क्वेश्चन था ये वाला, इसमें वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। एरिया वाला जो मेथड करते हैं, क्या करेंगे हम, एरिया ले लेंगे। लेकिन जो मेथड मैं बता रहा था अभी एंड पॉइंट, ये एंड पॉइंट देखने हमेशा। एंड पॉइंट में ये देखोगे वेलोसिटी ऐसे था तो ऐसे इसकी लेंथ चेंज होती रहेगी, वो आपको इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। मैंने डाला हुआ है उसका, आप ढूंढेंगे प्लेलिस्ट में, रिसेंटली है, ज़्यादा पुराना नहीं है। दूसरा मेथड क्या है, वही एरिया अप्रोच। तो यहाँ पे आप क्या लेंगे, एक सेगमेंट लेंगे, ये आपका लूप है, अगर ये एंड पॉइंट है, ये स्ट्रेट लाइन जोड़ लीजिए, ये आपका लूप है, ऐसा लूप बन रहा है, ये है। अच्छा एक चीज़ और थी, यहाँ पे ये एंड पॉइंट जो है आपका ऐसे लूप बना हुआ था। ये मैं फिर से दिखाता हूँ आपको एंड पॉइंट कैसे देखने हैं। वो तो मैंने एक बहुत एक जनरल सा अप्रोच बताया, अब मैं एक दूसरा अप्रोच बताता हूँ। सपोज़ ऐसे था लूप और ये मेरा कनेक्टिंग पॉइंट है, ये जो दोनों पॉइंट थे ये मेरे कनेक्टिंग पॉइंट थे। अभी मैं इसको ओपन कर देता हूँ, ओपन है तो कुछ होगा ही नहीं। अब ये मेरे कनेक्टिंग पॉइंट है और मेरा लूप ऐसे करके कुछ ऐसे करके ऐसे आ रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपको देखना है एंड पॉइंट्स एंड परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, क्योंकि इसके साथ ही चल रहा है तो एंड पॉइंट आप ये भी ले सकते हैं। यहाँ पे एंड पॉइंट एक्चुअली आपको ये लेना है, ये ध्यान रखना। अगर ये मैंने एज्यूम किया था कि सीधा जा रहा था, ऐसे जा रहा है, अगर सीधा जा रहा है तो एंड पॉइंट आप ये ले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको ये देखना है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो दो पॉइंट्स कौन से हैं जिनको आप ज्वाइन करोगे। सो आपको वो एक्सट्रीम पॉइंट्स देखने हैं। तो अगर ये सीधा जा रहा है तो सीधा आप यहाँ देखिए, क्योंकि इसको ले या इसको ले परपेंडिकुलर डिस्टेंस में फ़र्क नहीं पड़ता ना। ये स्ट्रेट लाइन, अगर ये लाइन जॉइनिंग अगर वेलोसिटी के पैरेलल है तो आप एंड पॉइंट ये लीजिए। लेकिन ये जॉइनिंग लाइन अगर वेलोसिटी के पैरेलल नहीं है, ऐसे अगर है, तो आपको एंड पॉइंट ये लेना पड़ेगा और फिर ये और ये एंड पॉइंट लेके आप लेंथ निकालेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये जो लाइन जॉइनिंग है ये क्या है। सो ये तो हो गया वो शॉर्ट वाला मेथड। स्ट्रेट लाइन है तो कोई इशू ही नहीं है, स्ट्रेट लाइन है तो ये एंड पॉइंट लेना है और ये एंड पॉइंट लेना है। अगर ये लूप को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है वेलोसिटी के पैरेलल नहीं है तो आपको एंड पॉइंट ये लेना पड़ेगा, लेंथ बढ़ जाएगी। बस लेना वही है, मेथड वही है। दूसरा मेथड है एरिया अप्रोच, वो मैं इसमें लगा के दिखा देता हूँ। इसको आप एंड पॉइंट से फिर करके देखिए, मैं इसको एरिया अप्रोच से करके दिखा देता हूँ, सो दैट टाइम भी बच जाए, कुछ आप खुद भी कर लें। एंड पॉइंट अप्रोच मैं नहीं करूँगा, अपने आप दिमाग लगा के करिए जो मैंने मेथड बताया। मैं इसको अब एरिया अप्रोच से कर देता हूँ, सो दैट दोनों मेरा ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाए। अब जो है इसमें क्या करना है, अब ये
ट्रिकी क्वेश्चन दिखता है। अब इसमें कुछ नहीं, आपको ये देखना है कि अरे यार ये लूप है तो ठीक है, इसमें अब मैं क्या है, लूप होने से क्या फ़र्क पड़ता है। आपका स्क्वायर शेप सर्कल वाले क्वेश्चन भी तो आप करते हैं, पैराबोला वाले भी तो करते हैं, साइन कर्व हो गया इसमें। तो मतलब जस्ट स्ट्रेन जब क्वेश्चन हो तो उसमें अप्रोच तो आपकी सेम रहेगी, सारे क्वेश्चन में सेम मेथड लगना है। वही है कि ट्रिगर सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पाथ फाइंडर के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन करने ज़रूरी है, सो दैट आपका थिंकिंग प्रोसेस को ट्रिगर करता है। अब देखिए मैं इसका इक्वेशन कैसे लिखूँगा। y इज इक्वल टू a0 साइन ओमेगा टी। अगर मैं टाइम के टर्म में लिख रहा हूँ, मैं इसी को डिस्टेंस में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, इसको x के टर्म्स में लिख सकता हूँ। मुझे स्पीड दी हुई है v इज इक्वल टू x। सपोज किसी टाइम t में x डिस्टेंस चलता है, सो t इज़ नथिंग बट x अपॉन v। सो आई कैन राइट इट एज a0 साइन ट्वाइस पाई। हमें टाइम तो दिया हुआ है ना, इन दोनों के बीच में टाइम दिया है, कैपिटल T दिया है, एंड T इज़ व्हाट, x अपॉन v। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे भी आप लिख के कर सकते हैं। ये मेरा आ गया किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में मेरा ये कितना है, मींस इस मिड लाइन से। देखिए ये ध्यान रखना है, यहाँ पे ये मिड लाइन जो है वेलोसिटी के पैरेलल दी हुई है, ऐसे जुड़ा हुआ है। मैं जोड़ इसे कहीं से भी लेता, वेलोसिटी के अगर पैरेलल है तो कोई इशू नहीं है, वेलोसिटी के पैरेलल होना ज़रूरी है। सो ज़रूरी है मींस शॉर्ट और भी शॉर्ट हो जाता है, पैरेलल नहीं है तो आपको वो एंड पॉइंट उसी हिसाब से देखने हैं। एनीवे ऐसे क्वेश्चन में ये हमेशा पैरेलल ही देगा। अब इसमें आपको क्या करना है, ये y है और ये dx है। सो व्हाट इज़ योर dA इज़ a0 साइन ट्वाइस पाई t x अपॉन v। x अपॉन v इज़ नथिंग बट t है, मैंने जस्ट आपको लिख के दिखाया सो दैट x के टर्म्स में भी आप देख पाए, इंटू dx। इसको मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है, t के टर्म्स में लिख लेता हूँ, उसके टर्म में भी लिख सकते हैं, t के टर्म्स में भी लिख के रख सकते हैं। बेसिकली आपको dA देखना है। तो फ्लक्स कितना हुआ, d फाई कितना हुआ, इज़ b a0 साइन ट्वाइस पाई t अपॉन t इंटू dx इज़ द स्मॉल फ्लक्स। जो कॉयल अंदर जैसे जैसे अंदर जा रहा है उस टाइम स्मॉल टाइम dt में तो यही वाला इतना ही एरिया ऐड होगा ना, जितना मूव करेगा ये एरिया जैसे मूव करेगा। यहाँ अगर ये वाला पार्ट मूव कर रहा होता तो ये वाला एरिया अंदर अगर सारा चला गया, जितना भी चला गया ये, तो किसी पॉइंट ऑफ टाइम में जो पोर्शन मूव कर रहा है मीन्स ये वाला कोई ना कोई पोर्शन अंदर जा रहा होगा ना, ये जा रहा होगा या ये जा रहा होगा, किसी पॉइंट ऑफ टाइम में जाएगा। जो पोर्शन अंदर जा रहा है उस टाइम में ये आपका एरिया निकालने के काम आएगा। सो इसको डी फाई अपॉन डी टी कर दीजिए। यहाँ मैं अगर डी टी से डिवाइड करूँगा, ये तो वेलोसिटी है ना, और ये ओमेगा टी लिख लेता हूँ। सो बी a0 v साइन ओमेगा टी। अब हो गया ना क्वेश्चन कितना आसान। ये आपका EMF, ये आपका बेसिकली AC करंट है और ये आपका V0 है। आपको ध्यान रखना है ये V0 है, पीक, ये पीक है। पीक कब आएगा आपका, आप सोचिए पीक कब आएगा। पीक कब आएगा, जब ये वाला रीजन एंटर कर रहा होगा, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये लोएस्ट है। T0 पे 0 था, देखिए जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा पीक पे जाएगा। मीन्स आप देखिए ये जो है आपका, जब उस वाले मेथड से करेंगे आपको दो एंड पॉइंट देखने हैं ना। सपोज मैं इसी को लेता हूँ अब वो वाले मेथड से, ये कॉयल मेरा इतना अंदर चला गया, ऐसे चला गया और कॉयल यहाँ पे था, ये है, यहाँ पे है ना, ये है, और ये तार जोड़ के उसे जा रहा है, ये तो वेलोसिटी के पैरेलल है। सो एंड पॉइंट आप ये ले लें, ये ले लें, क्योंकि दोनों सेम लाइन में है ना, वेलोसिटी के पैरेलल है, यही ले लेते हैं। ये दो एंड पॉइंट हैं हमारे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और तो कुछ है नहीं, बाकी तो सब बाहर है। इन दोनों एंड पॉइंट का वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, इस टाइम पे a0 है ना। सो पीक मैं बोल रहा हूँ ना, इस टाइम पे आएगा b a0 v। आ गया ना उस शॉर्ट मेथड से, ये पीक आ रहा है। आपका AC वोल्टेज आ गया। अब तो कुछ भी नहीं बचा। उसमें भी मैं एक पॉइंट बता देता हूँ, आपको ध्यान रखना है। अब AC वाला थोड़ा सा पार्ट कवर कर देता हूँ, सो दैट वो पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है। बच्चे कई बार उस चीज़ को ध्यान नहीं देते, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ सिंपल AC सर्किट में। ये मेरा बन गया AC सर्किट। अब मेरा जैसे ये AC सर्किट बना, फेज़र डायग्राम ज़रूरत नहीं बनाने की, आपके दिमाग में बैठ गए होंगे, पर फेज़र डायग्राम को भी एक बार हल्का सा देख लेना चाहिए। हर क्वेश्चन में आप फेज़र डायग्राम बना लें। ये है
वोल्टेज दिया हुआ है मुझे ओमेगा टी के टर्म्स में। और यहाँ पे कॉमन क्या है, जो भी चीज़ कॉमन होती है उसको सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे दोनों में करंट कॉमन है, करंट सेम फेज में है, दोनों का कॉमन है। अगर जो पैरेलल होता है तो वोल्टेज कॉमन लेते हैं, सीरीज में करंट कॉमन लेते हैं, तो करंट की एक आप लाइन खींच लीजिए। लेकिन इसको कभी भी ओमेगा टी मत लिख देना, ये गलत हो जाएगा। मुझे पता नहीं कहाँ पे है, मुझे तो वोल्टेज का पता है ना, ओमेगा टी। करंट का मुझे नहीं पता है, करंट की सिर्फ लाइन खींचनी है, वहाँ ओमेगा टी मत लिखना, ये गलती मत करना। अब आप देखिए, अब एक चीज़ और याद रखिए, वो पॉइंट भी कवर और बहुत काम आएगा आपको। ये डायग्राम अपने दिमाग में बिठा लीजिए, आई वी एल वी सी। बेसिकली ये फेज दिखाता है, ये करंट है। करंट हमेशा कैपेसिटर के वोल्टेज से 90 डिग्री आगे, ये डायग्राम याद रखिए, बार बार आपको रिकलेक्ट नहीं करना। और इंडक्टेंस की वोल्टेज हमेशा करंट से 90 डिग्री आगे, और कैपेसिटर और इंडक्टर के वोल्टेज के बीच में 180 डिग्री का डिफरेंस है। ये डायग्राम याद रखिए। हर फेज़र को बनाने से पहले आप ट्राई कीजिए, ये वाला पहले बनाइए, उसके बाद आप शुरू करते हैं। आई पता चल गया मुझे। रेजिस्टेंस के केस में रेजिस्टेंस के केस में ऐसे बना लीजिए, आई और आर हमेशा पैरेलल रहते हैं। सो वी आर, ये आई की लाइन थी, लेकिन वी आर भी इसी लाइन में आएगा। ये सपोज रेजिस्टेंस की रिजल्टेंट नहीं है, वोल्टेज मैंने बना ली, रेजिस्टेंस की वोल्टेज है। अभी भी ओमेगा टी नहीं लिखना, हमें नहीं पता ना क्या आ रहा है, ये क्या है क्या नहीं है, कुछ नहीं अभी लिखना। ये वी आर है, और वी आर है, इंडक्टेंस वाली उससे 90 डिग्री, देखो आगे है 90 डिग्री, तो इंडक्टेंस वाली ऐसे, ये वी एल है। ये आया रिजल्टेंट, ये ओमेगा टी है, और ये फाई है। अब करंट का फेज पता चल गया, आई इज इक्वल टू आई ज़ीरो, जो भी पीक आएगा साइन ओमेगा टी माइनस फाई। क्योंकि ये इंडक्टिव सर्किट है, इसलिए इसमें ऐसा आ रहा है। तो एक तो अब ये इसको बिना करे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ बच्चे हो सकते हैं बोले कि मैं 2 मिनट में कर देता, मैं तो जस्ट कुछ कंसेप्ट कवर करा रहा हूँ। पाथफाइंडर तो एक जस्ट एक टचिंग पॉइंट है, ट्रिगर पॉइंट है। अब देखिए, पावर कंज्यूम्ड इन अ सर्किट, 2-3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, जो सुनेंगे उनके काम आएंगे। पावर कंज्यूम्ड इन LCR सर्किट, जिसमें भी AC लगा है, कैपेसिटर है, इंडक्टर है, ये यहीं पे है। तो इसके 2 मेथड हैं। या तो आप निकाल लीजिए I²R, ये RMS वैल्यू है। हमेशा पावर में आपको RMS वैल्यू लेना है। जब भी I²R करेंगे या VI करेंगे, ये भी आपको लेना है RMS वैल्यू। ये आता है हमेशा पीक वैल्यू, यहाँ पे RMS वैल्यू होगा इसका 1/√2 होगा, ठीक है। सो पावर आप या तो यहाँ निकाल सकते हैं, ये इससे निकाल सकते हैं, या VRMS अक्रॉस रेजिस्टेंस, IRMS थ्रू द सर्किट, या आप पूरे का लिखेंगे VRMS ऑफ द एंटायर सर्किट इनटू IRMS ऑफ द एंटायर सर्किट। तो I तो सेम है, इनटू cos फाई। बस ये ध्यान रखना है, ये cos फाई तब आता है जब आपने इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को इंक्लूड कर लिया, मीन्स आप पूरे का निकाल रहे हैं। तो चाहे आप पूरे से निकालें चाहे इससे निकालें, आपका रिजल्ट सेम आएगा। बस आपको cos फाई पता होना चाहिए। cos फाई इज़ नथिंग बट R अपॉन मीन्स VL अपॉन VR। VL वॉज हाउ मच? VL is how much? VL is IXL and VR is I into R. So ये है I²XL² प्लस I²R² अंडर रूट, ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, चाहे इसको Z के टर्म्स में कर लो, कुछ लोग अलग अलग तरह से करते हैं, बट cos फाई की वैल्यू है VL अपॉन V, VL अपॉन V, सॉरी VR अपॉन V, नॉट VR, VR अपॉन V, नॉट VL, सॉरी VR अपॉन V। VR अपॉन V उसकी वैल्यू आएगी R अपॉन अंडर रूट R² प्लस ओमेगा² L²। ओमेगा इज 2 पाई अपॉन T, इस केस में आप रख लेंगे। आपका cos फाई आ गया। आपका IRMS क्या आएगा? V अपॉन Z। इससे जल्दी आ जाता है, ये शॉर्ट है, ये लेंदी है। IRMS इज़ जो भी आपका VRMS अपॉन Z
Z इज दिस R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर का स्क्वायर रूट। IRMS पता चल गया, VRMS आपको पता ही है, सो इट इज़ VRMS स्क्वायर एंड VRMS स्क्वायर इज़ नथिंग बट V0/2 हो जाएगा, ये है, इंटू cos फाई इज़ वट एवर जो आपको वैल्यू रखनी है आप अपने आप निकाल के देख लीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। सो बेसिकली इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ concepts of AC, concepts of induced EMF.